अगर आप एक चीज को थोड़ा सा फॉलो करें कि सीनियर लोगों में खुर्शीद शाह साहब है, नवीद कमर साहब हैं, जी। राजा परवेज अशरफ साहब हैं। जी। अगर इन तीन सीनियर लोगों को ही आपने मुशावरत में नहीं लिया, इनके साथ ही इनपुट नहीं किया, इनपुट शेयर नहीं किया, तो फिर हनीफ अब्बासी साहब ने किस तरह हमारे साथ शेयर कर लिया? कोई जादूगरी तो नहीं है कि रातों रात कोई जादू किया और हमारे कानों में आ गई आवाज के जनाब ये बजट आ रहा है। हाई कोर्ट ने जज साहबान को बताओ ट्रिब्यूनल जो दिया जी। इलेक्शन कमीशन को इसीलिए एतराज है कि वो इंडिपेंडेंट जज नहीं चाहते, ठीक। वो जज चाहते हैं जो मैनेज हो सके। इसीलिए एक मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस आया जिसपे पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, जो कई मकाम सदर थे, उन्होंने साइन किए। अब पीपल्स पार्टी जो है उससे भी अगर इनराफ करे तो फिर देखिए ना, अवाम इतनी पागल तो नहीं है। जितने कवानीन इनके बने हुए हैं वो उसमें सारफ जो है वो बेबस है, और अदारे जो हैं मसलन लेस्को के अपने जो कायदो ज़वाबत हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जी। उसमें जो है वो ज़िबा कर दें आप उसको सारफ को, लेकिन उसके कोई राइट्स नहीं है। सारे राइट्स जो हैं वो कंपनी के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आज ज़रा देखते हैं सियासी हालात ईद के बाद के। जो सियासी हालात हैं, अमूमन ये कहा जाता है कि ईद के बाद कुछ होगा। नॉर्मली ईद के बाद बड़ी सारी सियासी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि ईद के बाद ही कुछ होगा, ईद के बाद देखेंगे कौन सड़कों पे निकलता है, कौन सड़कों पे नहीं निकलता। ईद के बाद बड़ी बड़ी बातें, ये ईद से पहले हमने सुनी कि ईद के बाद क्रैकडाउन होगा, ईद के बाद कोई कैंपेन चलेगी, सड़कों पे निकलेंगे, ईद के बाद बहुत गहमा गहमी सियासत में नज़र आएगी। अब ईद तो गुजर गई, अब ईद के बाद की क्या सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल क्या रहेगी, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या सियासी जमातें सिर्फ बातें ही करती हैं या ईद के बाद वाकई में कुछ होने जा रहा है। सब पे बात करेंगे। और आखिर ईद इतना बड़ा फैक्टर क्यों बना दिया जाता है कि ईद के बाद ही कुछ करेंगे। इसकी एक सिंपल सी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि शायद ईद से 2-3 दिन पहले और ईद के 3-4 दिन बाद कुछ सियासी गहमा गहमी जो होती है वो अपने अरूज पे नहीं होती, और कोई भी सियासी बात जो होती है बहुत हाइप नहीं पकड़ सकती, क्योंकि सारे लोग अपने इस त्यौहार को मनाने में बिज़ी होते हैं। तो लिहाजा ईद से पहले तो अगर कुछ हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो उसको ईद के बाद छोड़ दिया जाता है और अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि ईद के बाद ये बड़े फैक्टर्स होंगे और ये सारे मामला हम ईद के बाद लेके चलेंगे। अगर छुट्टियों के हवाले से बात कर लें तो चूँकि पूरा मुल्क छुट्टियों पे होता है, हम लोगों को तो खैर छुट्टियाँ नहीं होती लेकिन सारे छुट्टियों पे होते हैं, तो छुट्टियों के भी अपने ही क्राइसिस हैं हमारे मुल्क में। तो ये एक नए सिरे से एक लड़ाई होती है जो फ्रेश होकर, क्योंकि छुट्टियों में सारे आते हैं तो कहा जाता है कि ईद के बाद सियासी गहमा गहमी होगी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में ईद के बाद जो सबसे अहम मेरे नज़दीक है वो 24-25 तारीख को एक केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा हुआ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, रिज़र्व सीट्स के हवाले से। उसके दो फैक्टर्स जो मुझे समझ में आते हैं, उसके दो पहलू हैं। एक ये कि अगर रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला, क्योंकि वो मुल्क की सियासत को ऑलमोस्ट तब्दील कर देगा, उसका जो भी फ़ैसला आएगा रिज़र्व सीट्स का, क्योंकि अगर वो फ़ैसला हुकूमती हलकों के हक़ में जाता है तो उनकी 2/3 अक्सरियत बरकरार रहती है, और अगर वो 2/3 अक्सरियत बरकरार रहती है तो नाज़रीन ये मेरा तज्ज़िया है जो हालात हैं उनके मुताबिक कि आइंदा फिर अगर ये 2/3 अक्सरियत कामयाब रही, उन्हीं को मिलती रही और उन्हीं के हक़ में ये फ़ैसला गया सुप्रीम कोर्ट का, तो आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ आइनी तरमीम भी होंगी जो कि एक्सपेक्ट की जा रही हैं, मेरे नज़दीक कुछ हो सकती हैं, और इसके ज़्यादा एक्सटेंशंस भी हो सकती हैं जजेस के हवाले से, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी आएगा जो जिसकी पहले भी बातें की जा रही थी। उसके बाद रिजर्व सीट्स का बीच में इशू आ गया चीफ जस्टिस साहब के नाम पर, तो ये सारे तो हुकूमत की जानिब से होगा। लेकिन अगर ये मामलात हुकूमत के हक़ में नहीं जाते हैं, जैसे कि मामलात कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, जैसे जजेस के रिमार्क्स देख रहे हैं, यहाँ पे मसाइल है नाज़रीन के जैसा कि हमने देखा कि जजेस के रिमार्क्स थे, उनसे लगता है कि ये जो सीटें बांटी गई हैं ये बनती नहीं थी, बांटी जा नहीं सकती थी, तो उनका हक़ नहीं बनता। अगर उनका हक़ नहीं बनता तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ लेट सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से भी ये इशू आता है कि उन्होंने भी अपनी लिस्ट नहीं जमा करवाई, तो हक़ फिर उनका भी नहीं बनता। ये बड़ा पेचीदा सा मसला है कि अगर उनका हक़ नहीं बनता, उनका हक़ नहीं बनता, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कैसे हल करेगी। हो सकता है इसको दोबारा ऐवान में भेज दिया जाए कि इस पर कोई कानून साजी कर ली जाए, यानी तरमीम कर ली जाए।
या कोई तरमीम इसमें देखी जाए कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। ये बहरहाल ये बहुत पेचीदा मसला है, इस पर भी बात करेंगे। जैसा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी नाज़रीन कहा था कि मेरी जजमेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत की गई थी मेरी जजमेंट की ECP ने, तो ये काफ़ी पेचीदा मसाइल हैं। उसके बाद ईद के बाद जो आज हमने देखा जिसमें ट्राइब्यूनल के हवाले से बड़ा अहम केस लगा हुआ था, उसमें बड़े अहम रिमार्क्स थे। अब ट्राइब्यूनल की एक्चुअल बनाने की ज़िम्मेदारी जो होती है वो तो डेफिनेटली जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ECP को दे दी गई, लेकिन हाई कोर्ट भी उसमें जो थी वो पेश थी, उसने नाम फाइनल करने थे, फाइनल नहीं उसने नाम तजवीज़ करके आगे भिजवाने थे। अब ये मामला दोबारा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मामला ऐसे हैं कि क्या सड़कों पे भी निकलेंगे या ये लड़ाइयाँ अब जो हैं ये अदालतों में ही लड़ी जाएंगी, ये बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन। क्योंकि अगर ये सारे मामला अदालतों में जाते हैं, नून लीग के हक़ में जाते हैं, पीपल्स पार्टी के हक़ में जाते हैं, तो उनका जो एक गेम प्लान है वो शायद पूरा हो जाए। और अगर ये सारे मामला उनके अगेंस्ट जाते हैं तो इस पर भी शायद हो सकता है कि उनका जो प्लान एक हो कुछ आईनी तरमीम के हवाले से वो शायद फुलफ़िल ना हो सके। तो एक बैलेंस जज के तौर पे अगर बात करें तो मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे ईद के बाद, ये भी बहुत अक्टूबर में आने जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी ईद के बाद की सूरत हाल होगी जो कि तब्दील होने जा रही है। तो आई थिंक निज़ाम में एक सैनिटी आना जो है वो शुरू होती नज़र आ रही है अगर मामलात आइन और कानून के मुताबिक चल सके। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का केस क्योंकि वो 8 फरवरी के हवाले से बड़ा अहम होता है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का, उसमें पता चल रहा है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये जो सवाल उठ रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 लेके हाथ में फिर रहा है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो नाज़रीन ये तो एक सीधा पॉइंट जो कि ईद के बाद की सूरत हाल मैंने आपके साथ शेयर की, इस सब पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त गुलाम अब्बास हरल साहब हैं, एनालिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़कार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया बदर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बदर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, नाज़रीन बदर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हरल साहब क्या देख रहे हैं? सबसे पहले अगर ईद के बाद की सूरत हाल देख लें, आपको क्या लगता है ईद के बाद सूरत हाल सियासी क्या हो सकती है? देखिए ईद कुर्बान गुजरी है और मैं समझता हूँ कि जो पहले यहाँ पे सियासत हो रही है उसी की कंटिन्यूटी होगी, यही तसलसल होगा। एक जमात जो है उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और उसी की कुर्बानी की जा रही है। और ईद के बाद कुर्बानी के दिन तो गुजर गए ना हरल साहब, अब कुर्बानी उनकी शुरू होने वाली है ना जी। अब कुर्बानी गुजर गई अच्छा, है, कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी और इस मखसूस जमात की कुर्बानी शुरू होने वाली है। क्योंकि कुर्बानी तो पहले भी दे रही है, लेकिन अब ये कुर्बानी जो है मजीद जो है इसमें तेजियां आएंगी और मजीद जो है उनके ऊपर सख्तियां आएंगी। और इस हवाले से जो है एक बड़ी आम मीटिंग हुई है जिसमें ये तय किया गया है ताकतवर हलकों के हवाले से कि और जो है लोगों को शामिल किया जा रहा है। इवन ये तक किया जा रहा है कि जो लोग जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तान का पासपोर्ट रखते हैं, उनके पासपोर्ट जो है उसको एक्सटेंड नहीं होने दिया जा रहा ताकि वो वापस उनको मजबूरी की हालत में पाकिस्तान आना पड़े और उसके बाद जो है उनका नाम जो है शामिल किया जाए 9 मई वाले वाकयात में। जिनके आपको लगता है कि ईद के बाद की जो सूरत हाल है जैसे नॉर्मली सूरत हाल है उसी की कंटिन्यूटी होगी। हर साहब ज़रा सा मार्जिन दीजिएगा हमें। बदर साहब एक दफ़ा फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। बदर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बदर साहब ये हनीफ अब्बासी साहब क्लेम कर रहे हैं, पहले तो आप ये बता दें, मैं उनका क्लेम आपको बाद में बताती हूँ, कि आप लोगों की बजट को लेके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या PMLN की जानिब से हुकूमत मौजूदा जो है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया था? फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं किए गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए जो पीपल्स पार्टी के सारे लीडरान जो रहनुमा हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने बारहा दफा इस चीज का इजहार किया कि बजट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बजट की प्रेपरेशन है, बजट की प्रपोजल हैं, बजट की कंसिडरेशन है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को के साथ मुशावरत नहीं की गई। और ये एक से ज्यादा दफा इस बात को बारहा दफा रिपीट किया गया
पीपल्स पार्टी को तो देखें, पीपल्स पार्टी के वोटों से ये हुकूमत बनी है और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ ही हुकूमत चल रही है। पीपल्स पार्टी जो कि इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हुकूमत चलाने में और हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का हिस्सा तो है। पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये एक शिकायत है कि आपने जो बजट बनाना था उसमें आपको सिंध है, बलूचिस्तान है, बाकी जो सूबे हैं उसके अंदर जो भी आपने उनको NFC अवार्ड के हवाले से देना है या दीगर जो उनके सूबों के हिस्साजात हैं, आपको पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत तो करनी चाहिए कि आपने एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर और दीगर जो सेक्टर्स के अंदर जो सूबों का हिस्सा बनता है वो क्या है। अगर आपका एक वजीर खारजा, वजीर खजाना आपका बजट बना रहा है और वो ये समझता ही नहीं है कि ये तो एक देखें पुरानी ट्रेडिशन है कि आप जब बजट बना रहे होते हैं तो आप तमाम हुकूमती एलाइज को जिनकी सपोर्ट से हुकूमत बनी होती है या जो हुकूमत का हिस्सा होते हैं, इवन ऑपोजिशन के साथ भी आप जो है मुशावरत करते हैं और आप उनके साथ मुशावरत करके ताकि कल को जब बजट पास कराना हो तो आपको इस किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मुशावरत तो अच्छी चीज है, करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को और उसकी लीडरशिप को साहब, आप लोगों के साथ मुशावरत भी नहीं हुई थी? जी, मैं इतनी देर से यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे साथ क्या किसी के साथ भी मुशावरत नहीं हुई। मुशावरत करनी चाहिए, मुशावरत के साथ ही मामला चलता है। हमारे वोटों से हुकूमत बनी है, हम तो चाहते हैं हुकूमत चले। हम कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग या कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब आप हुकूमत बना रहे हैं, बजट पास करा रहे हैं, कैबिनेट से बजट का आ रहा है और आपने को पता है कि बजट पीपल्स पार्टी के वोटों से ही पास होगा, तो एटलीस्ट आपको अखलाकी तौर पे भी, आपको अदरवाइज भी, आपका ये मॉरली भी ये आपको चाहिए कि आप जो है ड्यूटी बाउंड के आप मुशावरत करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने ARY को इंटरव्यू दिया और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब बजट पे एतराज कर रही है, जबकि फाइनेंस कमेटी में उनका अपना बंदा मौजूद था। देखिए, हनीफ अब्बासी साहब जो है वो एक इंडिविजुअल है। उन्होंने अब ये कोई बात की, उन्होंने अपने पर्सनल उसके ऊपर की होगी, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी का बंदा फाइनेंस कमेटी में बैठा था और पीपल्स पार्टी के इतने सारे लीडरान इस तरह की शिकायत क्यों करेंगे? वो सीजन और एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, वो क्यों इस तरह की बात करते? अगर बजट की प्रपोजल उनके सामने रखे गए होते तो देखिए इसके अंदर ना सिर्फ बजट के प्रपोजल, IMF की बहुत सारी कंसिडरेशन थी, फिर आपको तमाम स्टेक होल्डर्स जो है जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर है और डिफरेंट सेक्टर्स की जो है बजट प्रपोजल्स आते हैं, फिर उनकी कंसिडरेशन है, उनकी कोई ना कोई बात को ऑनर किया जाता है, ऑन बोर्ड किया जाता है, उनकी बातें मानी जाती हैं। फिर एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी बातों को कंसिडरेशन में रखा जाता है। जिस तरह IMF की बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको आप कंसिडरेशन में रख रहे हैं। इन तमाम चीजों को जब आप इकट्ठा कंसोलिडेट करते हैं तो आपको इन तमाम चीजों को कि जी यहाँ सेक्टर से ये चीज आ रही है। अब आप एक चीज नोट करें ना, मैं छोटी सी बात करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर 15 लाख के करीब लोग टैक्स देते हैं और वो 15 लाख के अंदर मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनकी टैक्स कट के आता है, सैलरीड क्लास है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट सेक्टर है। वो लेस देन 1% लोग ये बनते हैं। बाकी लोग जो टैक्स नहीं दे रहे, आप उनसे टैक्स ले ही नहीं रहे, आप अपनी टैक्स नेट को बढ़ा ही नहीं रहे। आपने जो टैक्स दे रहा है आपने 35% से उनकी स्लैब बढ़ा के 45%। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने जब बजट बन रहा था बदर साहब, तब ये सारी चीजें वजीर आजम से, चूंकि इत्तेहाद में तो आप हैं ना उनके, तो आपने क्या उनके साथ खुद अपने ताई ये कोशिश की कि उनके साथ ये शेयर किया जाए अपने तहफ़्फ़ुज़ात, या इस बात पे इंतज़ार किया कि पीपल्स पार्टी के साथ खुद ही से ये चीज़ें डिस्कस की जाएं, उसके बाद हम लोग ये पॉइंट सामने रखेंगे? देखिए, ये वो चीज़ें थी जो कि जब इस तरह की प्रपोजल आने थे ना तो हमारे साथ शेयर करने चाहिए थे कि जी हम टैक्स की जो स्लैब है वो 35 से 45% पे लेके जा रहे हैं। हमारे लिए तो एक सरप्राइज था कि ये बजट कैबिनेट पास करती है और फाइनेंस मिनिस्टर आके बजट को जो है वो प्रेजेंट करते हैं
पार्लियामेंट के अंदर, और वहां पे आके पता चलता है कि ये फिगर्स आ गए हैं। अब हम तो ये चीजें सुन के हमने कहा कि आप लोगों को ये बातें हमारे से पहले शेयर करनी चाहिए थी, ताकि हमारा इनपुट तो लेना चाहिए था। हमारे इनपुट लिए बगैर आपने वन साइडेड बजट बनाया है। हमें तो ये चीज समझ में नहीं आती। फिर ये जैसे सैलाब ज़दगान थे, 21 लाख से ज्यादा लोगों के जो है सिंध में घर बनाए गए, जिनका सैलाब की वजह से जो है वो घर खत्म हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। उसके अंदर पिछले बजट के अंदर तो पैसे आए थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमारे से प्रॉमिस किया था सिंध के अंदर कि आपको इसका जो मेजर है वो हम अगले बजट के अंदर वो कंपनसेट करेंगे। तो वो चीज है कि उसके अंदर बजट वो जो सैलाब ज़दगान है, फ्लड इफेक्टिव है, उनको भी नहीं शामिल किया गया, उनके पैसों को शामिल करना चाहिए था। लेकिन बदर साहब अगेन वही बात मैं करूंगी। हनीफ अब्बासी साहब, आपको पता है कि नून लीग में एक बड़ी सीनियर सियासतदान है, उनकी बात में वेट होता है और वो बड़े जो सीनियर रहनुमा हैं उन्हीं में कंसीडर होते हैं, और वो बड़े मियाँ साहब के, छोटे मियाँ साहब के काफ़ी क्लोज जाने जाते हैं। हनीफ अब्बासी साहब ये क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी बजट जो है पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ था। अब इधर दो बातें आ रही हैं, वो कह रहे, आप कह रहे हैं डिस्कस भी नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ था। सर, अब दोनों स्टेटमेंट्स में अब बता दीजिए, आपके किसी पार्टी के बंदे को एतमाद में लिया गया, किसी से कोई डिस्कशन हुई? क्योंकि हमने बजट डे वाले दिन देखा बिलावल साहब तो वॉकआउट कर गए, लेकिन आपकी पार्टी को मना के वापस ले आया गया। तो ये सारे मामला एक दूसरे से लिंक्ड हैं या इसको फिर अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट ही समझें? देखिए ना, अगर आप एक चीज को थोड़ा सा फॉलो करें कि सीनियर लोगों में खुर्शीद शाह साहब है, नवीद कमर साहब है, राजा परवेज अशरफ साहब है, अगर इन 3 सीनियर लोगों को ही आपने मुशावरत में नहीं लिया, इनके साथ ही इनपुट नहीं किया, इनपुट शेयर नहीं किया, तो फिर हनीफ अब्बासी साहब ने किस तरह हमारे साथ शेयर कर लिया? कोई जादूगरी तो नहीं है कि रातों रात कोई जादू किया और हमारे कानों में आ गई आवाज कि जनाब ये बजट आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी बात की, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करें कि पीपल्स पार्टी के जिस भी बंदे से किया उनको के नाम तो बताए ना, किससे शेयर किया है, पीपल्स पार्टी में किसको बताया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से शेयर हुआ है या किसी रहनुमा से शेयर हुआ है। उन्होंने कहा जी बजट जो था वो पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। ये उन्होंने ARY को इंटरव्यू देते हुए क्लेम किया। पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल करके तो नहीं बजट पास हो सकता ना। मर्जी तो बंदों की मर्जी से ही होती है। पीपल्स पार्टी लोगों की, इंडिविजुअल्स के ऊपर मुश्तमिल जमात है, उसके लीडर्स बैठते हैं इकट्ठे तो पीपल्स पार्टी कायम होती है। तो पीपल्स पार्टी के जितने लीडर हैं उनमें से उनको कहना था पीपल्स पार्टी किसका, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की मर्जी में से किसकी मर्जी शामिल थी? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ तो शेयर नहीं हुआ। और उसके बाद नीचे खुर्शीद शाह साहब ने भी इस बात का इजहार इत्मीनान नहीं किया, उनको भी तहफ्फुज़ात थे। उन्हीं के तहफ्फुज़ात की वजह से नवीद कमर साहब, राजा परवेज अशरफ, बाकी तमाम लोगों ने भी फिर कहा कि जी हमारे साथ भी शेयर नहीं हुआ। तो फिर किसके साथ शेयर हुआ? मेरे साथ तो नहीं शेयर हुआ, या किसी और गली मोहल्ले के वर्कर के साथ तो नहीं शेयर कर दिया। नहीं। तो पता साहब, अब ये बताइए कि आज बिलावल भुट्टो साहब की और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात है। पहले ये मुलाकात 4 बजे के करीब थी, अब उसको थोड़ा एक्सटेंड करके अब 7 बजे इस मुलाकात का कहा गया। ये जो मुलाकात है इसमें नून लीग की जानिब से, स्पेशली वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बिलावल साहब को कंसोल करने की कोशिश की जाएगी, या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पे आप स्ट्रिक्टली स्टैंड करेंगे और वो उनको मनवाएंगे भी? देखिए, ऐसी चीज नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब की जो जरदारी साहब की ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मीटिंग है, इसके अंदर दोनों साइड से जो है वो लोग बैठेंगे। पीपल्स पार्टी की भी सीनियर लीडरशिप बैठेगी जो बिलावल साहब के साथ जाएगी, और बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस अब तक पहुंच चुके होंगे और वो बातचीत स्टार्ट हो गई होगी। और जो मामलात हैं, जो यानी जिस चीज के ऊपर तहफ्फुज़ात है उसका इजहार कर दिया गया है, वो कन्वे कर दिए गए थे प्राइम मिनिस्टर को। तो मोस्ट लाइकली मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि चीजें जल्दी जो है आपस में मुशावरत करके
प्राइम मिनिस्टर उसको आपके कोशिश तहफ़्फ़ुज़ात करेंगे। क्या हैं बदर साहब, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है और पूरे अपनी पार्टी को एतमाद में लेके डिसीजंस लिए जाते हैं, तो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात कुछ तो होंगे ना जो आप वहाँ जाके बिलावल साहब आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके अंदर बजट के काफी हवाले चीजों से बजट में बहुत सारी चीजें थी, क्या जी, मैं आपके इसलिए जी जैसे मैंने आपको बताया कि 35% से 45% टैक्स स्लैब कर दिया, ठीक। सैलरीड क्लास का ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह करके इसकी है। फिर सिंध में जो सैलाब-ज़दगान के पैसे हैं उसको बजट में शामिल नहीं किया गया। इस तरह करके और डेवलपमेंट के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सैलाब-ज़दगान के हवाले से थी, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से थी, हेल्थ सेक्टर है। के हवाले से थी। तो उन चीज का तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको शेयर किया जाएगा। फिर उसके अलावा और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ साहब को ऑलरेडी कन्वे कर चुके हैं ठीक और है। उसके ऊपर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब उस पर अमल दरामद करवाएंगे और जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। बदर साहब, बिलावल साहब की जहाँ तक मैंने सुनी है, असेंबली में भी उन्होंने जो बातें की, ओवरऑल जो एक उनकी पर्सनैलिटी है वो ऐसा लगता है कि जैसे इशू को सॉर्ट आउट करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अगर कुछ करना है तो तमाम सियासी जमातों को टेबल टॉक तो करनी पड़ेगी। ज़रदारी साहब के हवाले से ईद से पहले कुछ ऐसी बातें कुछ मंजर आम पे आ रही थी कि पीपल्स पार्टी के ज़रदारी साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई के दरमियान जो बर्फ़ है उसको पिघलाने में अहम किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। इसमें क्या सदाकत है? वाकई ज़रदारी साहब एक अहम किरदार अदा करें? डेफिनेटली किरदार तो किसी ना किसी ने अदा करना है ना, एक सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा मनसब ज़रदारी साहब के पास है। देखिए, ज़रदारी साहब ने पहले भी बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमेशा तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने में। ठीक। और आइंदा भी जब भी कोई ऐसी चीज होगी कि पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना होगा, वो ज़रदारी साहब ही करेंगे और ज़रदारी साहब की मदद के साथ, उनकी मुशावरत के साथ वो किया जाएगा। एज ए प्रेसिडेंट भी और एज ए पर्सन भी वो, मैं समझता हूँ कि वो एक ज़ीरक सियासतदान है, तजर्बा रखते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब अपना आईनी ओहदा जो उनके पास है, यानी कि सदारत का सबसे बड़ा ओहदा, उसको वो यूटिलाइज करते हुए या उसका मान रखते हुए, सिंपल वर्ड्स में कह लें कि वो इस्टेब्लिशमेंट और एक बड़ी सियासी जमात उसके दरमियान जो इख्तलाफात है उसको कम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। देखिए, ये नहीं मुझे पता कि वो इस्टेब्लिशमेंट का उस जमात का क्या इख्तलाफ है, पर मैं आपको जो बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज होगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स को पॉलिटिकल फैसले करने पे इकट्ठा किया जाएगा, तो आसिफ अली जरदारी साहब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब तमाम सियासी जमातों को अभी डायलॉग के लिए एग्री करेंगे बशमूल तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे कि तमाम जमातों के जो सियासी कायदीन है वो इकट्ठे बैठ के पार्लियामेंट के अंदर बातचीत करें, और अगर जरूरत पड़ेगी आसिफ अली जरदारी साहब को रोल प्ले करने की तो वो जरूर रोल प्ले करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपने हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया। और कुछ नाज़रीन बातें थी, हनीफ अब्बासी साहब ने जैसे कि स्टेटमेंट दी तो उसने भी थोड़ा सा शॉकिंग स्टेटमेंट थी कि पीपल्स पार्टी कह रही कि हमें एतमाद में नहीं लिया, और वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेके ये बजट बना था। हरल साहब से जान लेते हैं। हरल साहब, सबसे पहले तो माज़रत, आपको इंतज़ार करना पड़ा। हरल साहब, आपने बदर साहब की बात सुनी और हनीफ अब्बासी साहब की भी स्टेटमेंट जैसे कि मैंने अभी शेयर की, आपने वो भी सुनी। आपको क्या लगता है, वाकई पीपल्स पार्टी को एक्चुअल में नहीं पता था, या जैसे कि वो होता है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, यही वाली सीन है कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि तमाम जो बजट का बैगेज है वो उसको उठाना पड़ेगा या एटलीस्ट उसको पेमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो वो ये नहीं करना चाह रही है, या वाकई पीपल्स पार्टी लाइल्म थी? हरल साहब देखिए अभी ईद कुर्बान गुजरी है और पीपल्स पार्टी का मसला ये है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम कसाई भी हमें ना करना पड़े और बैल में हिस्सा भी ना डालना पड़े और हम गोश्त भी खाते रहें, और हम गोश्त भी खाते रहें। अच्छा, गोश्त खाने का मसला है। ठीक तो है। मसला कुर्बानी जो है वो सारा कुछ ये करना
देखिए आईनी ओहदे सारे पीपल्स पार्टी के पास है। नो डाउट। हुकूमत में इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी मौजूद है, सारी आम ओहदे लिए बैठी है और ये कह रहे हैं कि हम जो है इसमें शामिल नहीं हैं। ये बात मुनासिब नहीं होगी। और जहां तक आपने बात की मुशावरत वाली के बजट के हवाले से इनसे मुशावरत नहीं की गई, तो देखें हकीकत तो ये है कि क्या नून लीग से मुशावरत की गई, क्या उनको ऑन बोर्ड लिया गया? उनको भी नहीं लिया गया। जो हुकूमती बड़ी जमात है उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। तो हरल साहब फिर अगर वजीर आजम साहब यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे पहले आते हैं ना बीच में, नून लीग के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपको लगता है उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया तो फिर बजट कैसे पेश कर दिया गया उनके मंजूरी के बगैर? नहीं लिया गया, उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। और ये बजट जो है आपका जो IMF है उसने की डिक्टेशन पे ये बजट जो है तैयार हुआ है। लेकिन मंजूरी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देनी थी ना हरल साहब। और जो मुज़ाकरात किए गए उस मुज़ाकरात में मेज की दोनों अतराफ पे साम्राज्य के नुमाइंदे बैठे हुए थे। पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं है। आपके जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, उनको दरामद किया जाता है, फिर वो यहाँ पे जो इस आवाम का जो है वो इसको निचोड़ते हैं, आम आवाम को निचोड़ते हैं। अशराफिया उसमें उसको नवाजा जाता है, उनको टैक्स की छूट दी जाती है। उसके बाद वो जहाज पकड़ के रवाना हो जाते हैं और उनका इस मुल्क से कोई दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता नहीं होता। और आम आदमी जो है वो बेचारा जो है उसको आप देख लें कि जो तनख्वाहदार तबका है वो कितना टैक्स देता है और आपकी अशराफिया क्लास और पूरा मुल्क जो है वो कितना टैक्स दे रहा है। अशराफिया पे तो टैक्स लगाते वैसे ही घबराते हैं ना, टैक्स की जद में तो हमेशा गरीब आता है। और मेरा नहीं ख्याल, माजरत के साथ जो इस बजट की सूरत हाल है हरल साहब, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये मुल्क ना तो ये सिर्फ अशराफिया के लिए है, ना तो गरीब आदमी के लिए, ना ही आम आदमी के लिए है। क्योंकि इस मुल्क में जो सूरत हाल है, जिस कदर टैक्सेस लगाए गए हैं, इसमें गरीब आदमी का तो पुरसाने हाल है ही कोई नहीं, ना ही कोई सोचता है उसके बारे में। देखिए अवाम दोस्त बजट जो है वो वही लोग पेश कर सकते हैं ना जिनको अवाम मुंतखब करेगी। जो अवाम से मुंतखब होके आएंगे वही अवाम बजट दोस्त बजट जो है वो पेश कर सकते हैं। अगर अवाम जो है वो किसी और को मुंतखब उसने किया है और यहाँ तो चुनतखब नुमाइंदे आए हैं या सिलेक्ट होके आए हैं या हुकूमत भी सिलेक्ट होके आई है, तो इनको तो अवाम के साथ, अवाम की दुख दर्दी उसके साथ इनका कोई राब्ता वास्ता नहीं है, ना इमाम के साथ इनका कोई लिंक है। और एक बड़ी आम बात मैं बताऊं आपको, इस वक्त जो है फ्रंट पे जो है, चाहे पंजाब है चाहे वफाक है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है, लेकिन अमली तौर पे ये हुकूमत नहीं कर रहे। अमली तौर पे हुकूमत जो है वो कोई और कर रहा है। ये सिर्फ जो है इनके चेहरे नजर आ रहे हैं, अमली तौर पे इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना इनके पास गवर्नमेंट करने का कोई जवाज है। और ये उसी वजह से इनको ये इसी वजह से ये बेचारे सिर्फ अपने केस खत्म करवा के उसके बाद ये काफिले एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो पॉलिसी जो डिसीजन है वो सारे कहीं और से हो रहे हैं और बड़े ही निचले सतह से हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है वीडियो लिंक के ऊपर मोहतरमा जो वजीर आला पंजाब हैं वो बिजी हैं और इसके अलावा जो है वो सिर्फ जो है शोबदाबाजी में बिजी हैं और अपनी संवारने में बिजी हैं। इसके अलावा जो है गवर्नेंस का उनको कुछ पता ही नहीं है ना। यानी कि आपको लगता है कि वो अपने ऑप्टिक्स में ज्यादा बिजी हैं, काम कम कर रही हैं। लेकिन अभी तो इतने दिन नहीं हुए, आपको लगता है कितनी जल्दी जजमेंटल होना ठीक होगा? या उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं लेकिन ये नहीं पता कि मंतकी अंजाम तक उनमें से कौन कौन सा पहुंचेगा, कौन से सिर्फ ऐलानात की हद तक रहेंगे और किन में वाकई में सदाकत है, इसका तो वाकई हरल साहब अभी तक कुछ नहीं पता। हरल साहब, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस था
ये बड़ा अहम था। इसमें फॉर्म 45, 47 के हवाले से अगर ये ट्रिब्यूनल्स बनते हैं और आगे चलते हैं तो खुल के चीज़ें सामने आ जाएंगी कि 8 फरवरी का अगर वाकई में एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रख के हकीकत पसंदाना डिसीजंस दिए ट्रिब्यूनल्स ने, तो 47, 45 के वैसे इशू ख़त्म हो जाएंगे। पता चल जाएगा 8 फरवरी का इलेक्शन कैसा है। ये जो आज हेयरिंग हुई है, आपको क्या लगता है हमारे अदालती मामलात सियासत को लेके किस जानिब जा रहे हैं? देखिए, इसीलिए वो जो हाई कोर्ट ने जज साहबान को बताओ ट्रिब्यूनल जो दिया इलेक्शन कमीशन को, इसीलिए एतराज है कि वो इंडिपेंडेंट जज नहीं चाहते, वो जज चाहते हैं जो मैनेज हो सके। इसीलिए एक मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस आया जिसपे पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, जो कई मकाम सदर थे, उन्होंने साइन किए। अब पीपल्स पार्टी जो है उससे भी अगर इनराफ करे तो फिर देखिए ना, अवाम इतनी पागल तो नहीं है, या आपका मीडिया जो है, ये सारा लोग समझते हैं, जितने भी दानिश्वर तबका है, पीपल्स पार्टी जो है वो कड़वा कड़वा जो थू थू और मीठा मीठा हब हब करती है। सारे जितने भी इस हुकूमत के जो भी डिसीजन है, या जो जिस वजह से बुरहान अब सियासी और कानूनी बुरहान इस वक्त इस मुल्क में है, और ये मईशत जो है हमारी डूब गई है, इसमें पीपल्स पार्टी जो है बराबर की शरीक है। यानी कि ये जितना बैगेज होगा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों के कंधों पे होगा खराब मईशत का, अगर ये नहीं संभाल सकते तो। हरल साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है। हरल साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका पॉइंट भी शामिल करेंगे और मज़ीद क्वेश्चंस भी नाजरीन हरल साहब से भी करेंगे और सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईद के बाद की सियासी सूरत हाल क्या हो सकती है। स्पेशली ये जो रिजर्व सीट्स का केस है, अगर उसका रुख जो है वो सियासी मुतय्यन करेगा कि सियासत का रुख क्या है, वो किस जानिब जाता नज़र आ रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मियाँ हबीब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हबीब साहब, हरल साहब बात कर रहे थे, उनकी जानिब जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। सबसे पहले ये बता दीजिए कि ईद गुजर गई, ईद से पहले हमने बड़े बड़े दावे सुने कि ईद के बाद सियासत में ये भौंचाल आ जाएगा, हम सड़कों पे निकल आएंगे, हम तहरीक चलाएंगे, हुकूमत भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सो अब ईद तो गुजर गई, अब आपको क्या लगता है कि टर्निंग पॉइंट इवेंट आपके ख्याल में क्या हो सकता है? सड़कों पे निकलेंगे, कैंपेन्स चलेंगी, हल्की फुल्की मौसीकी सड़कों पे चलती रहेगी, ये मौलाना साहब की जानिब से, पीटीआई की जानिब से, या ये सारे मामला जैसे कि अदालतों में भी हैं तो अदालतें ही अहम किरदार अदा करेंगी? आपके नज़दीक अहम टर्निंग पॉइंट? फौरी तौर पे तो ईद के अगले रोज से ही कोई एक्टिविटीज शुरू नहीं हो सकती। अभी तो दुकानें नहीं खुली तो आप कहती हैं कि लोग सड़कों पर आ जाएं। आपके नजदीक मैंने मियां साहब ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके नजदीक क्या हो सकता है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग इवेंट? मेरा ये ख्याल है कि अभी ये जो है ना वो हल्की मौसीकी शुरू करेंगे और फिर मोमेंटम बनाएंगे, फिर इख्तिजाजी तहरीक तो मुझे उस तरह की चलती हुई नजर नहीं आती। देखें, वो जब तक पाकिस्तान में तहरीकों का जो आगाज होता है ना, वो किसी की छह पे होता है, कहीं से उन्हें गो हेड मिलता है तो वो तहरीकें कामयाब होती हैं, वरना यहाँ तहरीक चलाने का मतलब है कि आप दीवार में टक्कर मार दें अगर बगैर किसी आशीर्वाद के आप शुरू करेंगे तो। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर तो मुझे तहरीक शुरू होती नजर नहीं आती, लेकिन मामला बहुत खराब है। एक तो मंडे से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो मुकम्मल तौर पर बहाल होगी, या आप कह रहे हैं कि उसमें हमें सरगर्मियां नजर आएंगी, फुल फ्लेज सरगर्मियां जो हैं वो। और चूंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस वक्त अदलिया पर, बहुत सारे मामला जो है वो अदलिया में जेर बहस है, तो साथ साथ अदालतों के जो फैसले हैं, जो केसेस हैं, उनकी समातें हैं, वो भी असरअंदाज होंगी पाकिस्तान की सियासत पर। तो ये सारा कुछ जो है वो सूरत हाल जो है बहरहाल वो अगला 1-1.5 माह जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम होगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर तो हमने कहीं मामला तय हो गया है और एहतजाज की तरफ जाना है तो फिर उसका मोमेंटम बनेगा। लेकिन अभी जो मुझे सबसे अहम लगता है वो पाकिस्तान में ना बजट और बिजली का बहरान है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सियासत जो है वो सारी लोड शेडिंग पर उन्होंने फोकस किया हुआ है।
और वो ये इतना अहम इशू है कि जी। ये कोई भी तहरीक जो है वो अगर शुरू होती है इसकी बेस पर दो चीजें बहुत अहम है। मियां साहब, एक तो अब अगर देखा जाए ओवरऑल तो महंगाई। वहाँ पे हो भी तो ज्यादती रही है। 18 घंटे लोड शेडिंग इतनी शदीद गर्मी में बर्दाश्त से बाहर है। अब आम आदमी जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, उससे ज्यादा अहम मसला जो है, लोग अपना पेट काट काट कर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, और एक दिन अगर लेट हो जाए तो उस पर सरचार्ज डाल देते हैं, उस पर वो फाइन डाल देते हैं। तो एक बंदा इनसे पूछे कि तुम जो 12-12 घंटे 14-14 घंटे बिजली भेज देते हो, उसका हिसाब किसने देना? वो तो नहीं तुम रिलीफ देते। अच्छा मियां साहब, इसके अलावा ये भी मसला है कि रीडिंग जो वापडा है, वापडा मतलब 20 तारीख की अगर उसकी डेट है रीडिंग की, तो अगली दफा वो 20 को रीडिंग नहीं लेगा, 23-24 को रीडिंग लेगा। यानी कि 3-4 दिन इसने ऊपर डालने हैं, ताकि अगर कोई प्रोटेक्टेड है जो अपने 200 यूनिट तक बड़ी मुश्किल से बचा के उसने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, वो भी नॉन प्रोटेक्टेड हो सकता है। 34-35 दिन तक कौन 200 यूनिट्स के अंडर रह सकता है? ये भी बड़ा मसला है हमारे वापडा का। वो भी कोई किसी सूरत कोई वो इस बात का भी जवाब दे नहीं है कोई। आप दुरुस्त कहती हैं ये, और जितने कवानीन इनके बने हुए हैं वो उसमें सारा जो है वो बेबस है, और अदारे जो हैं मसलन लेस्को के अपने जो कायदो ज़वाबत हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें जो है वो ज़िबा कर दें आप उसको सारफ को, लेकिन उसके कोई राइट्स नहीं है। सारे राइट्स जो हैं वो कंपनी के हैं। तो ये तो ड्रैकुला लाज हैं, ये तो पाकिस्तान के अवाम का तो इसमें कहीं कोई पुरसाने हाल ही नहीं। पाकिस्तान की आवाम को जो जहाँ जी चाहे एक्साइज वाला रोक ले, प्रॉपर्टी टैक्स में गिरफ्तार कर लें, आप उसे जो है वो किसी भी रिकवरी में अंदर कर दें, बिजली काट दें, आप सुई गैस काट दें, आपकी गाड़ी टोकन टैक्स नहीं अदा किए तो जहाँ मर्जी खड़ी करके आपकी गाड़ी वहीं सील कर दें, प्रॉपर्टी आपकी सील कर दें, तो वो उसको भी कोई थोड़ा रिलीफ होना चाहिए। लेकिन सारा कुछ जो है वो अदारों के जो है इख्तियारात है उनके पास, और वो जो चीज चाहे कर लें। पाकिस्तान के अवाम के तो राइट्स ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के राइट्स नहीं है हरल साहब, पाकिस्तानी अवाम के कोई राइट्स नहीं है। गरीब का तो बिल्कुल ही कोई राइट नहीं है ना। अगर राइट्स हैं तो अशराफिया के राइट्स हैं या इदारों के राइट्स हैं। गरीब का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं, उसको तो आप वैसे माइनस कर दें। हरल साहब, मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई दीवार छोटी सी खड़ी होती नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये मामला सुलझ जाए। मुलाकात शुरू हो चुकी है बड़े छोटे मियाँ साहब की, वज़ीर आज़म साहब की और बिलावल साहब की। अब आपको क्या लगता है ये मुलाकात में मामला हल हो जाएंगे? और इत्तेहाद जो बना हुआ है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, ये इत्तेहाद रखना एक्चुअल में किसकी मजबूरी है? पीपल्स पार्टी की जिसके पास तमाम आईनी ओहदे हैं, या नून लीग की जिसके पास जितने भी बोझ उठाने वाले, बैगेज उठाने वाले जितने भी ओहदे हैं वो नून लीग के पास हैं? एक्चुअल में इस इत्तेहाद की मजबूरी किसकी है हैरल साहब? ये दोनों जमातों की मजबूरी है। अगर ये हुकूमत खत्म होती है तो सिर्फ एक जमात जेल में नहीं होगी, दोनों जमातें जो हैं वो जेल में होगी या मुल्क से बाहर होंगी अगर ये हुकूमत खत्म होती है। तो इसलिए हुकूमत में रहना और इत्तेहाद में रहना ये दोनों जमातों की मजबूरी है। तो इसलिए जो है इनका इत्तेहाद जो है वो तब तक रहेगा जब तक जो है इनको पता है कि हम जो है अगर इक़्तिदार से बाहर हुए तो हम जेल में जाएंगे। तो मसला ये है कि देखिए सियासतदान जो है, मैं समझता हूँ कि आप इनको समझना चाहिए कि 76 साल तारीख में कभी एक जमात जेल में होती है, कभी दूसरी जमात जेल में होती है, तो कभी एक जमात इक़्तिदार में होती है और फिर उसके बाद वो जेल में होती है, फिर इक़्तिदार में आती है। ये मुल्क जो है इस तरह नहीं चल सकता। आप एक वक्त में एक सियासतदान को जो है वो गद्दार कहते हैं, करप्ट कहते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं, और फिर दूसरे वक्त में आप उसको इक़्तिदार में ले आते हैं और सारे मुकदमे जो हैं उसके खत्म हो जाते हैं और फिर वो सादिक और अमीन बन जाता है। तो ये सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए, और इस सिलसिले को बंद करने के लिए सबसे जो आम गद्दार है वो सियासतदानों का ही है। सियासतदानों को चाहिए कि जो फोरम उनके पास मौजूद है पार्लियामान का, उसको इस्तेमाल करें
उसको और इस्तेमाल आपस में करें। मफहूम हरल हुए। साहब, लास्ट 20 सेकंड्स हैं, मुझे ज़रा मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दें, फिर लास्ट पॉइंट में मियां हबीब साहब से भी जान लूँ। सबसे पहले तो मसला ये है ना कि हम रूट्स की तरफ नहीं जाते हैं, हम ऊपर ब्रांचेस ही हमेशा काटते रहते हैं। ये मुल्क चलाना एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये अभी तक कोई नहीं तय कर पा रहा। ऊपर ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। आपके ख्याल में रियासत को चलाना, मुल्क को चलाना एक्चुअल में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, ये एक्चुअल में जमहूर से मुंतखब नुमाइंदे जो आए उनको चलाना चाहिए मुल्क जो है। आपके आइन के पेपर में लिखा हुआ है यानी कि जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे जमहूरियत से चलाएं। तो आपको पॉइंट आ गया हरल साहब। मियां हबीब साहब, लास्ट 20 सेकंड्स, आपका भी पॉइंट, इस पे लास्ट पॉइंट जानना चाहूंगी। यही सेम क्वेश्चन कि आपके ख्याल में सबसे मेन पॉइंट, ये मुल्क चलाना काम एक्चुअल में है किसका? नहीं, देखें, ये तो बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो है वो सियासतदानों का काम है मुल्क चलाना। लेकिन पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, लिहाजा वो यहाँ कुछ जो है ना, एक दिखावे के लिए, एक बगैर दिखावे के, तो सारी चीजें जो है जितनी देर तक इकट्ठी एक पेज पर नहीं होंगी उस वक्त तक जो है मामला चल नहीं सकते। सारे एक पेज पे होंगे तो मामला हल नहीं होंगे तब तक जब तक एक पेज। बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।